हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। एक और वीडियो लेकर आया हूँ। बात करूंगा यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल की, और आज किस तरीके से मार्केट था। आज का मार्केट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था इस सेंस में कि जो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में जो कैंडल बना वो उम्मीद में नहीं था। वो आप किसी से भी पूछेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग जस्टिफाई करेंगे कि मुझे पता था, ये था, वो था। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ जो लोग हैं जो हमेशा बुल की बात करते हैं, उनका हो सकता है कि पोजीशन वैसी बनी हो। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर लोगों को इतने बड़े दिन की उम्मीद नहीं थी। और इसमें अगेन एक रीजन जो दिखता है वो दिखता है मेजरली आपका बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट्स थे, क्योंकि बैंक निफ्टी कमजोर कंपोनेंट था। हमेशा याद रखिए कि जो चीज कमजोर होती है उसमें लोग शॉर्ट्स कैरी करके जाते हैं। तो शॉर्ट्स को मॉर्निंग में ही ट्रैप किया गया और पूरी की पूरी जो रैली थी मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट कवरिंग थी। और उसमें आप देखेंगे कि बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 245 पॉइंट्स जो निफ्टी ऊपर गया, उसमें सबसे बड़ा जो भाग है वो आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार, ये जो चार बैंक हैं। एचडीएफसी भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, हाउसिंग में है। लेकिन आप देखेंगे कि ये कुछ स्टॉक्स टुगेदर 180 190 पॉइंट्स मार्केट को उठा रखा था बैंक्स ने सिर्फ अकेले। तो ये दिखाता है, अगर आप सेक्टर्स में जाएंगे आपको दिख जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज 185। तो ये दिखाता है कि बैंकिंग में कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है, कोई रीजन है, कोई न्यूज आया है, किसी ने फंड इन्फ्यूजन किया है, या आरबीआई ने रेट कट किया है? क्योंकि ऐसी रैली कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज को लेकर आती है। अदरवाइज दूसरी चीज होती है जब आपकी पोजीशन ट्रैप हो जाए। और मोस्ट प्रॉब्ली यही हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो था वो फ्राइडे को वीक था। तो वीक कंपोनेंट होने के नाते किसी ने उम्मीद ये नहीं की होगी कि बैंक निफ्टी आज सुपर स्ट्रांग होगा, और वो एक रीजन हो सकता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स थे, भारतीय एयरटेल, एलएनटी में आप देखेंगे सेलिंग आई थी, जो कि ये भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एलएनटी को आज ऊपर की तरफ जाना था। भारतीय एयरटेल का रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके का मार्केट है, जिस तरीके के मार्केट में हम हैं, तो खराब रिजल्ट में भी स्वागत होता है बहुत स्टॉक्स का। तो कल ऐसा नहीं है कि ये गिरेगा, तो शॉर्ट करने के पहले 10 मिनट वेट कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सडन गैप डाउन भी करेगा तो उसके बाद ये रिकवर हो जाएगा, ये लग रहा है कि मार्केट के टेक्सचर को देखते हुए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और देखते रहिए हमारे चैनल, बहुत सारे वीडियोस हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, मार्केट व्यूज से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का हाईलाइट क्या है। हाईलाइट ये है कि आज मार्केट बहुत स्ट्रांग था। लेकिन एक और हाईलाइट है यहाँ पे जो हमेशा सताता रहता है कई लोग को, जो लोग लॉजिकल हैं। देखिए, अगर आपको कुछ भी करना है तो लोग तो वही करेंगे, भाई टीवी वाले बोल रहे हैं ले लो तो ले लो, सिंपल। लेकिन अगर आप लॉजिकल सोचें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने फिर बेचा है। और छोटा मोटा नहीं है, 400-500 करोड़ नहीं बेच रहे हैं ये लोग, अच्छा खासा बेच रहे हैं। और डीआईआई खरीदा है। यहाँ पे बीच का जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं, डेफिनेटली वो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स और जो भी अपने एचएनआईस है उन्होंने खरीदा होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरे महीने का डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10,000 करोड़ एफआईआई ने अभी तक बेचा है कैश में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार सिर्फ कैश क्यों देखते हो, एफएनओ देखो। मैं वही कह रहा हूँ, शुरुआत में मैंने वीडियो में यही कहा कि एफएनओ में क्या हुआ, एफएनओ में शॉर्ट्स को ट्रैप किया गया। अगर शॉर्ट्स को ट्रैप करके ही रैली आती है तो क्या वो रैली सस्टेन कर सकती है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि लॉजिकल बात करो तो लॉजिकल बात यही है कि जो रैली आई थी वो कैश बाइंग से आई थी। अगर नवंबर में जो रैली है, जो आज तक हम जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, जिस बेस पे, उस बेस का जो स्ट्रेंथ है वो आपकी इस कैश बाइंग पे है। तो इस कैश बाइंग को अगर आप बोलते हो ये भी बेकार फर्जी है, तो फिर ये भी ठीक है, इसको भी आप इग्नोर कर दो। लेकिन अगर वहां की रैली में आपने कैश बाइंग को अगर वेटेज दिया है तो यहाँ पे भी कैश सेलिंग को वेटेज देना पड़ेगा। ओवरऑल अप्रैल में 12,000 करोड़ की सेलिंग की है, आप देखेंगे डीआईए ने बाई की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन यहाँ पे बाइंग जो है डीआईआई ने नहीं की है, यहाँ पे बाइंग चल रही है रिटेलर्स की। तो ये सबसे बड़ा आपका एक मुद्दा है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। तो यही एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता था यहाँ पे कि एफआईआई की जो सेलिंग है वो काफी इंटेंस है। और इसको अगर आप लाइटली लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा इस पे और रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए कि इस तरीके की जब एफआईआई सेलिंग करते हैं लगातार मंथ ऑन मंथ, तो उसके बाद क्या होता है। तो पिछले साल का डेटा देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बस यही बोलना चाहूंगा। बाकी हम बात कर लेते हैं अगले चीज की, जो आज इवेंट था। तो आज आरबीआई ने एक बुलेटिन निकाला है। बुलेटिन क्यों निकाला है, चुपचाप निकाला, ये मुझे पता नहीं, और किसी ने इसकी चर्चा नहीं की, ये भी एक बड़ा सरप्राइजिंग था। तो उसमें इन्होंने एनबीएफसी और जो भी बैंकिंग सेक्टर में है और जो आपकी इकोनॉमी है उससे रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं आरबीआई की साइट पे जाके। आज का ये 17 मई का बुलेटिन, they are not very sure about it, or the central tendency of available diagnosis is that the loss of momentum is not as severe as this time a year ago। ठीक है, अब आपको पता है कोविड पिछले साल से कम है या ज्यादा है? तो आरबीआई बोल रहा है पिछले साल से कम डेंट है
या ज्यादा है, तो आरबीआई गलत है या आप जो सोच रहे हो आपके मोहल्ले में या आपके परिवार में कोई डैमेज हुआ है तो वो आप गलत हो। तो आप सोच लो कि आरबीआई क्या देख के बोल रहा है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये चीजें सिर्फ चीजों को बातें बनाने वाली बातें होती हैं मोस्टली, तो आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल में, आपको इससे क्या सेंस निकालना है। तो ये एक पॉइंट था जो मैं बताना चाहता था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यूएस में क्या चल रहा है। तो करंटली अगर यूएस मार्केट में देखेंगे तो फ्यूचर्स यहाँ पे आपका डाउन है, बट नॉट मच, 0.2 से लेके 0.5% तक है। तो ये ओवरऑल अभी यूएस मार्केट खुलने वाला है तो देखते हैं किस तरीके से होता है, बट ओवरऑल अभी ज्यादा निगेटिव नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो यील्ड्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो आज ऊपर गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहले नीचे थी तो अभी यहाँ से काफी राइज हुआ है। अब इसका इंपैक्ट आपका नैस्डैक में दिखता है तो उसको देखना होगा किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है राइट नाउ, और ये इतना ही चल रहा है, मॉर्निंग से इतना ही चल रहा है। हमारे मार्केट ने आज इसको देखा ही नहीं। अब जब इसका मन होगा देखने का तब देखेगा। लेकिन सीरियसली आई मीन इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि आज हमारे मार्केट ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ ऊपर की तरफ गया। तो उसका रीजन क्या है? कैश में भी बाइंग नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, लिटरली क्या हुआ? और मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट कवरिंग है। और हर मंडे को जब कुछ मंडे 2-3 हफ्ते पहले एक मंडे आते थे जब मार्केट गिरता था, और एक मंडे को इन लोगों ने खुलते ही ग्लिच कर दिया। उसके बाद से आज तक मंडे को हमेशा आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड मार्केट होता है, और वो अनएक्सपेक्टेड होने के कारण ही पूरी एक्सपायरी सुधर सुधर जाती है। आप देखेंगे बहुत गिरता नहीं है मार्केट, लेकिन हाँ, आपको डिप मिले तो आपको बाय करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले डाउ जोन्स की बात करूंगा। डाउ जोन्स में हमने यहाँ पे शार्प बाउंस लिया है। इस एरिया पे मैंने आपको मार्क करके दिया था आज से करीब 3-4 दिन पहले, और अच्छा शार्प बाउंस आया है। लेकिन अभी हम जहाँ पे हैं इस एरिया पे इसको देखना पड़ेगा 34,100। इसको अगर सपोर्ट नहीं लिया इसने, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। तो आज का यूएस मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर ये कैंडल इंगल्फ कर दिया किसी तरीके से तो ये एक तगड़ा रिवर्सल का साइन होगा और दोबारा से हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है, डाउ जोन्स पे, कि वो किस तरीके से क्लोज होता है। अभी 2-3 घंटे में क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 4-5 घंटे बाद आप देखिए जब क्लोज होने लगे तब ये कहाँ पे होता है, उसके बेस पे हमारे आप ग्लोबल मार्केट्स में देखिए, इंडियन मार्केट्स में देखिए, हर मार्केट रिएक्ट करेगा मोस्ट प्रॉब्ली। नैस्डैक में बात कर लेते हैं। तो नैस्डैक में सेम चीज है, एक मिडिल में यहाँ पे इंटरमिटेंट हाई बनाया था, उसको ट्रेंड लाइन जोड़ते हुए यहाँ पे हम हाई के पास हैं। बहुत हाई पे नहीं है लेकिन हाई के पास है, 490 पे हाई बनाता है। तो अगर यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस भी आता है नैस्डैक में तो वहां से भी रिवर्सल के चांस है। राइट नाउ हमने देखा है कि ऑलरेडी हम रिवर्सल की एक कैंडल यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर नैस्डैक एक बार और ऊपर जाता है और उसको टच करके भी आता है तो इट विल स्टिल बी अ रिवर्सल, जब तक इस लाइन को ब्रेक ना कर दे। एक बार इस लाइन को ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में नैस्डैक में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखने लगेगा। अभी यील्ड्स ऊपर गई हैं, तो जब भी यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती हैं 10 ईयर्स, तो उससे आप देखेंगे कि टेक सेक्टर में सेलिंग आती है। तो वो हम अभी फिलहाल देख रहे हैं कि यील्ड्स के कारण यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है। लेकिन अगर ये क्रॉस कर जाए तो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड दिख सकता है, और उस टाइम पे आपको हमारे आईटी सेक्टर में भी बाउंस दिख सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले जर्मनी की बात करूंगा। तो ये डैक्स इंडेक्स है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा था, लेकिन उसके बाद हम इसके नीचे से मोस्ट प्रॉब्ली ये कोशिश क्या है कि जब भी आप इस एरिया को तोड़ते हो तो नीचे से जाके एक बार टेस्ट करते हो। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये टेस्ट करने गया होगा, और उसके बाद अगर ये रिवर्सल देता है, अभी राइट नाउ तो फ्लैट है, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो ये वैलिडेट हो जाएगा कि इसने इस सपोर्ट को तोड़ा है, और उसके बाद इसको नीचे से टेस्ट कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह, अब वापस नीचे आएगा और आपकी ये नेक लाइन होगी ओवरऑल डिसाइसिव। और आपको मैंने हमेशा कहा है कि डैक्स एक बहुत बड़ा डिसाइसिव इंडेक्स है, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि यूएस से जब एशिया में सेलिंग आती है तो उसके बीच में जर्मनी से होते हुए आती है, और जर्मनी का जो ये इंडेक्स है ये आपको साइन देने लगता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये टॉपिश साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरी बार आया है, और यहाँ पे जो कैंडल बनाया है डोजी है, इंडिसाइसिव है, रेड कलर है। तो देखते हैं इसके बाद किस तरीके से ये रिवर्स मारता है। लेकिन यूएस मार्केट पे काफी कुछ डिपेंड करेगा कि ये आज गिरता है या कल। लेकिन डैक्स ओवरऑल टॉप बना रहा है, ऐसा मतलब यूरोप में भी ऐसी चर्चा है। तो देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अब निफ्टी की। सबसे पहले तो निफ्टी के इंडेक्स में अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो निफ्टी में राइट नाउ आप एक फिर से रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहे हैं। इस एरिया पे आप हमेशा सेलिंग पा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये है, मतलब कई बार सेलिंग आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से 14,930 से लेके 970 का एरिया होना चाहिए जहां पे आपको रिवर्सल के साइन मिल सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको अगर लॉन्ग जाना है तो 15,020 से लेके 15,050 के ऊपर, 15,020 नहीं बोलूंगा मैं आपको बोलूंगा 15,040 के ऊपर जाने का वेट करिए, और कम से कम घंटे 2 घंटे उसके ऊपर सस्टेन करे, 1-2 घंटे 1-2 आवर सस्टेन करेगा, तभी जाके ये हो जाएगा कि भाई मोस्ट प्रॉब्ली बाइंग इतनी
इतनी खासी है, अच्छी खासी है जो सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो आज का डेटा है उसको देख के तो अभी फिलहाल नहीं लग रहा, क्योंकि एफआईआई के सपोर्ट के बिना हम इतना ऊपर जा नहीं पाएंगे। रिटेलर के सपोर्ट के, देखिए एक और चीज आपको बोलता हूं, हम जितना ऊपर जाएंगे उस ऊपर वाले लेवल को मेंटेन करने के लिए उतनी ही ज्यादा कैश में बाइंग चाहिए होगी, और एफआईआई के बिना हम यहाँ पे नहीं सरवाइव कर पाएंगे। हमने कई बार ट्राई किया है, आपने देखा यहाँ पे अच्छी खासी बुलिश मूव हमने देखी थी, लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा गिव अप कर गया था। ये बहुत स्ट्रांग था लेकिन फिर भी गिव अप कर दिया। उसके बाद हमने कई अटेम्प्ट मारे लेकिन हम नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं। और ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है इसको क्रॉस करना ही एक बहुत बड़ा आपके पास वो होगा, क्या कहते हैं, ट्रिगर, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत तगड़ी एक रैली आ सकती है ऊपर की तरफ, नए हाई भी बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कल थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से ये प्ले आउट होती है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर जाए और 15,000 क्रॉस हो जाए तभी आप लॉन्ग करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और ऑप्शन सेलिंग अगर करनी है तो आप पुट साइड में बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शॉर्ट्स को आज ट्रैप किया है, मुझे नहीं लगता कि थर्सडे के पहले उनको बचने का कोई मौका देगा ये मार्केट। हर डिप पे बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से बाउंस होना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी में जाते हैं, तो बैंक निफ्टी अभी आप एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस में है, काफी रेयर चीज है, ये कई बार नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर हमको कोई भी डिप मिले कल तो उसको बाय करना है। डिप आपको आ सकती है 33,100 से लेके 150 तक की, उसको आप बाय करिए। 33,000 तक की डिप भी आपको बाय करना है। 400 450 पॉइंट की डिप भी बाय होगी। अगर आपको गैप अप मिले, चेज मत करिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं कि आप फंस जाएंगे। और आपने लास्ट टाइम भी देखा था, ये वाला जो हाई इसने बनाया था, तो यहाँ पे भी प्रीमियम्स इतने ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिए थे, उसके बाद लगातार मार्केट गिरता गया और प्रीमियम्स जो है आधे घंटे के अंदर एक्सपायरी वाले दिन खत्म हो गए थे। तो आपको ये थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा कि अगर आप प्रीमियम में ऑप्शन आप बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बाइंग इज नॉट फेवरेबल अगर गैप अप होता है। अगर गैप डाउन मिले तो आप बाय कर सकते हो। तो ये चीज बैंक निफ्टी में होगी, और बैंक निफ्टी में 300 to 500 पॉइंट तक के गैप डाउन भी आपको बाय करने हैं। कितना भी बड़ा गैप डाउन हो बाय करना है, क्योंकि सिंपल है, शॉर्ट कवरिंग वो कर सकती है जो कैश में बाइंग नहीं कर सकती। अगर आपको एक्सपीरियंस है आपको पता होगा, कैश में बाइंग वो नहीं कर सकती जो शॉर्ट कवरिंग कर सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग कराना ही पूरे इस गेम का सिस्टम बन चुका है। क्यों होता है, क्या, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है? आज की जो कैश बाइंग हुई है वो आपको दिखा रही है कि ये कैश नहीं, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का खेल है। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है, इसने ब्रेकडाउन करते करते आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सपोर्ट पे था, और ब्रेकडाउन अच्छा सॉलिड कैंडल बनाया था, इंगल्फ भी किया था, लेकिन उसने पूरा रिवर्स कर दिया। अब इस टाइप के कैंडल्स तो नॉर्मली नहीं बनते हैं कि आपका नीचे वाला एंगल्फ हो और ऊपर वाले को एंगल्फ कर ले, लेकिन ठीक है, जो भी बन रहा है उसको अगर हम फॉलो करें तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लेवल, मेरे हिसाब से कोई भी डिप मिले 370 368 कोई भी डिप मिले इस एरिया में आपको बाय करनी है। अगर ये ज्यादा से ज्यादा गिरा भी तो आपको इस तरीके से एक अपसाइड देगा। रिजल्ट इसका आने वाला है फ्राइडे तक में, मुझे लगता है रिजल्ट तक ऊपर जाएगा, रिजल्ट के बाद ये गिरेगा, तो आपका तब तक में डबल टॉप भी बन सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ भी शॉर्ट्स हैं और शॉर्ट्स यहाँ भी ट्रैप हो चुके हैं। तो ओवरऑल आपको ये देखना है कि कहाँ पे बाय करें। 370 एरिया अच्छा है बाय करने के लिए, और अगर आपको गैप अप मिले तो आपको 396 तक का गैप अप एक मिल सकता है। हम एसबीआई में लॉन्ग नहीं है, हम एक्सिस और आईसीआईसीआई में लॉन्ग है, लेकिन एसबीआई में कर सकते थे, लेकिन रिजल्ट प्ले है इसलिए न्यूज बेस्ड इतना काम करने में मजा नहीं आता, क्योंकि कई बार पॉजिटिव न्यूज में भी मार्केट उल्टा रिएक्ट करता है इसलिए। लेकिन ओवरऑल इसमें पॉजिटिव रहिए, अभी तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है और जो आज का कैंडल है इसको देख के यही लगता है। जो अगला चीज है वो है आपका आईटी। मेरे हिसाब से आईटी में एक बाउंस आना चाहिए, और ये बाउंस आपका करीब करीब 1% से 1.5% का आ सकता है। जैसे 115 सीएनएक्स आईटी आप देख सकते हैं, ये करीब 200-250 पॉइंट तक का बाउंस आ सकता है, 1% अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे लगता है आईटी भी ठीक ठाक कर सकता है। तो अगर आईटी ठीक ठाक करेगा, बैंक ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी भी काफी अच्छा कर सकता है कल भी। और अगर निफ्टी अच्छा करता है तो 15,000 के लेवल भी आ सकते हैं, ठीक है, 15,050 के लेवल भी आ सकते हैं। लेकिन उस एरिया पे 15,050 पे थोड़ा सा निकल के साइड में होके बैठिए, क्योंकि अगर आपको 15,400 के लिए प्ले करना है तो मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप फंस गए, लपेटे गए, तो बहुत मुश्किल होगा निकलना। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, जो है आपका टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में क्या है, हमने बात की थी कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा डिप आया था, उस डिप के बाद इसको बाय करना है। 1100 के लेवल को अगर होल्ड करता है तो बाय करना है। तो 1110.5 पे बहुत देर तक इसने टाइम वेस्ट किया, उसके बाद इसने जो बाउंस दिया है ये काफी अच्छा कैंडल है, हैमर भी कह सकते हैं इसको, थोड़ा अपर विक है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगला टारगेट इसका 1179 से लेके 1195 तक होना चाहिए। तो ओवरऑल स्टील मेटल में एक रिलीफ रैली के लिए मैं पॉजिटिव हूं, कोई भी डिप मिले तो उसको बाय करना चाहिए।
चाहिए। और डिप आपकी छोटी नहीं आएगी। एक चीज और है, बहुत वोलेटाइल है, तो अगर डिप आती है तो 1110 1115 तक की डिप भी आ सकती है। सेम चीज आपकी हिंडाल्को के लिए भी है, काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन अभी ये इस बड़े कैंडल से निकल पाने में कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 401 403 तक एक बार ये अपसाइड मार सकता है हिंडाल्को। तो ये सारे स्टॉक्स थे। और एक और स्टॉक की बात मैंने की थी, सन फार्मा। तो सन फार्मा मुझे ऐसा लगता है कि अब एक जिस तरीके का कैंडल स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एरिया 682 680 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा मोस्ट प्रॉब्ली। और करता भी है तो आपको पता है क्या स्ट्रक्चर चल रहा है ओवरऑल। ये स्ट्रक्चर मोस्ट प्रॉब्ली इस एरिया से 676 या 670 से बाउंस होगा। अगर आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से सन फार्मा का दिन 1-2 दिन में आना चाहिए, तो इस पर नजर रखिए। मेरे हिसाब से अगर आप इसका मेक और ब्रेक लेवल है तो 692 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर 692 क्रॉस कर जाता है तो मेरे को लगता है 710 तक के अपसाइड आपको दिख सकते हैं, और ये उस दिन परफॉर्म करेगा जिस दिन कोई और परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो ये भी एक खासियत है सन फार्मा की और फार्मा स्टॉक्स की, तो इस पे ध्यान दीजिए। और ये सभी स्टॉक्स जिनके बारे में बात करना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।